की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री का काशीवासियों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। नमो घाट पर एक युवती और महिला सुरक्षा गार्ड में जमकर हुई मारपीट। लक्सा थाना अंतर्गत रामापुरा क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते हुई मारपीट। और डर्बी शायर क्लब द्वारा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया नमन। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशीवासियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंचे। विशेष विमान से प्रधानमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने किया। इसके बाद यहां से सीधे प्रधानमंत्री का काफिला अर्दिली बाजार स्थित एलटी कॉलेज परिसर पहुंचा, जहां पर प्रधानमंत्री ने अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वहां बच्चों से संवाद किया और बच्चों द्वारा उन्हें संस्कृत में श्लोक सुनाया गया। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया। इसके पश्चात ही डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे, जहां पर विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद 20,000 की जनसभा को संबोधित किया। आज वाराणसी में पीएम मोदी जी का आगमन हो चुका है। आगमन के बाद सीधा वो रुद्राक्ष कन्वेंशन पहुंच चुके हैं। पहुंचने के बाद यहाँ पर जो भी लोग शिक्षा के बारे में यहाँ पर लोगों के साथ उन्होंने बात किया है, और जो लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और पीएम मोदी यहाँ से रुद्राक्ष से कुछ ही समय पहले निकले हैं और यहाँ से स्टेडियम के लिए निकल चुके हैं, जहाँ पर उनका वहाँ भी बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जो कि पीएम मोदी का बहुत खास कार्यक्रम माना जा रहा है इस बार, क्योंकि भाई साहब यहाँ खड़े हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे और कहाँ से हैं आप? मैं रोशन सिंह, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा, नागपुर से आया हूँ। आज पीएम मोदी जी काशी में आए हैं और रुद्राक्ष में जिस तरह कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में मेन विषय क्या रहा है? मेन विषय जो भारतीय शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति NEP 2020, इसका क्रियान्वयन किस तरह से पूरे देश में हर एक विश्वविद्यालय में किया जाए, और जो राज्य अभी तक लागू नहीं किए हैं उसको अपने यहाँ किस प्रकार से लागू करें, इसके ऊपर चर्चा। और मोदी जी ने हम लोगों को कुछ मंत्र दिए, कुछ निर्देश दिए कि किस प्रकार से हम अपने आने वाली नई पीढ़ी को इस शिक्षा नीति से लाभान्वित करा पाएँ। चलिए, बहुत धन्यवाद। बताया और भी लोगों से बात करेंगे। मतलब कि शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा की बात है, जहाँ एक तरफ बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी जी हर तरफ उनकी नीति यही रहती है कि कुछ न कुछ अलग हो, और कुछ मतलब कि यहाँ भी देख सकते प्रशासन चौकन्नियाँ लगी हुई है। और भी जो लोग निकल रहे हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पीएम मोदी जी का जो अहम आज का जो खास दौरा माना जा रहा है कि काशी वासियों को सौगात देंगे, मतलब कि 1800 करोड़ की सौगात जो आज काशी वासियों को मिली है, उसी के बारे में जानकारी लेंगे। और उसके साथ ही साथ जो आज कार्यक्रम स्थल पे यहाँ पे हम लोग रुद्राक्ष कन्वेंशन पे खड़े हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग सम्मानित हुए हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जिस तरीके से आप देख सकते हैं लोग यहाँ खड़े हैं और
जो प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है, इसके बाद फिर यहाँ से पीएम मोदी स्टेडियम के लिए रवाना हो चुके हैं। इनसे भी बात करेंगे। सर, सबसे पहले परिचय और नाम जानेंगे। मैं डॉक्टर बंशीधर पांडे हूँ, डीन फैकल्टी ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। आज पीएम मोदी जी काशी आए हैं और सौगात दे रहे हैं, जो कि इससे पहले भी सौगात दे चुके हैं काशीवासियों को। तो आज रुद्राक्ष में शिक्षा को लेकर बात की जाए तो क्या उन्होंने कहा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के संबंध में जो ये परिचर्चा हुई है और जिसमें प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सभी विश्वविद्यालय ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करें जिसमें जो अभी के हमारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं कक्षा 1, 2, 3, 4 या प्राइमरी में, उनके ज्ञान का स्तर बहुत विकसित है और उनकी जो आकांक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आगे 10-12 सालों में जब वो विश्वविद्यालय या IITs वगैरह में आएंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो हमारे पास ये वर्ष हैं जब हम ये तैयार करें उनके लिए पूरी पृष्ठभूमि, ताकि जब वो इस ज्ञान के मंदिर में प्रवेश करें तो उनके लिए पर्याप्त संसाधन हो। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काशी वासियों में काफी उत्साह देखने को मिला। गली मोहल्ले से लोग जुलूस की शक्ल में कार्यक्रम स्थल पहुंचने के लिए निकले। इस दौरान लोगों ने जमकर हर हर महादेव के नारे लगाए और अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से व्यापक प्रबंध रहे। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात रही। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर अंदर प्रवेश के पहले पूरी तरह जांच कर ही लोगों को प्रवेश दिया गया। अभिषेक जी, आज प्रधानमंत्री मोदी जी काशी में आए और काशी को सौगात देने आए हैं। इससे पहले भी सौगात दे चुके हैं, फिर आज सौगात देने आए। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? शहर के रेहड़ी पटरी वालों का बड़ा सौभाग्य रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी में हमारे स्ट्रीट वेंडरों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि जैसी महत्वाकांक्षी योजना हम लोगों के लिए रामबाण का काम की है। और एक एक स्ट्रीट वेंडर इतना प्रोत्साहित रहता है कि यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी स्ट्रीट वेंडर उपस्थित हुए हैं, ये अपनी रेहड़ी पटरी दुकान बंद करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। और जब हमारे सांसद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का काशी आगमन होता है तो हजारों की संख्या में यहाँ रेहड़ी पटरी वाले उपस्थित होकर उनका आभार प्रकट करते हैं और दिल से उनका धन्यवाद देते हैं। अभिषेक जी, अगर बात की जाए तो जो आज कई करोड़ों की सौगात देंगे काशी को, और इससे पहले भी दे चुके हैं अपने कार्यकाल में, क्या इससे पहले भी किया? जो पीएम मोदी के अलावा पिछली बात की जाए तो क्या कोई और प्राइम मिनिस्टर इतनी सौगात दिया? मैं आपके माध्यम से बता दूं, पूरे देश के स्ट्रीट वेंडर इस बात के साक्षी हैं कि आज तक इतिहास में कभी रेहड़ी पटरी वालों की बात किसी पूर्व की सरकार ने नहीं किया है। और अगर किसी रेहड़ी पटरी वालों की सरकार ने किया है तो वो पहली सरकार है योगी जी की और मोदी जी की। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि उनकी सरकार में हमारे ठेला पटरी वालों का उद्धार हो रहा है। शहर में 66 वेंडिंग जोन की स्थापना हो गई है। एक एक स्ट्रीट वेंडरों को प्रमाण पत्र डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हम अपना कारोबार स्वाभिमान से कर पा रहे हैं, तो वो आज जो भी देन है वो योगी जी की और मोदी जी की देन है। इसके लिए शहर का स्ट्रीट वेंडर उनका आभार प्रकट करता है। काशी को एक तरीके एक और सौगात मिली है जो नाइट मार्केट को लेकर, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? नाइट बाजार में निश्चित रूप से यहाँ के म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा है कि वहाँ के स्ट्रीट फूड वेंडरों को समायोजित किया जाएगा। अगर कुछ इस तरीके की, ये बहुत बड़ी बात है कि नाइट बाजार में हमारे स्ट्रीट वेंडर समायोजित होंगे, और अगर उसमें से किसी भी तरीके से हमारे स्ट्रीट वेंडर वंचित रह गए तो उसको भी हम अपने सरकार तक, अपने पदाधिकारियों तक और सरकार से मांग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा समायोजित किया जाए। पीएम मोदी जी काशी में है तो कुछ कहना चाहेंगे आप? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हों और शहर के स्ट्रीट वेंडरों की तरफ से उनके दिन प्रतिदिन एक सकारात्मक ऊर्जा में हमारा उद्धार हो, हमारे स्ट्रीट वेंडरों की आजीविका व्यवस्थित रूप से चलती रहे, इसके लिए मोदी जी का और वर्तमान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये जो अखिल भारतीय शिक्षा समागम जो हुआ है उसका बहुत सारा नतीजा निकलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में काफ़ी पहलुओं पर गौर किया और काफ़ी चीज़ों पर उन्होंने कहा कि ऐसी नई नूतन पीढ़ी के लिए हम क्या कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम किस रूप में हमें काम करना चाहिए। इसलिए हमें अभी से तैयार होना है और आगे जाकर हमें एक ग्लोबल जो व्यक्ति है वो बनाना है, ऐसा उन्होंने कहा है। नमो घाट पर एक युवती और महिला सुरक्षा गार्ड में जमकर मारपीट हो गई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। काशी के नमो घाट पर एक युवती और महिला सुरक्षा गार्ड में जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। इसे संज्ञान लेते हुए स्मार्ट सिटी के सीजीएम डॉक्टर डी वासुदेवन ने कहा कि इस मामले में पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि नमो घाट पर एक युवती व महिला सुरक्षा गार्ड के बीच मारपीट का वीडियो
वायरल हो रहा है। ये वीडियो बुधवार शाम का है। वीडियो में एक युवती और महिला सुरक्षा गार्ड के बीच झगड़ा और मारपीट का दृश्य है। 56 सेकंड के इस वीडियो में सुरक्षा गार्ड मारपीट रोकने के बजाय तमाशा देखते नजर आ रहे हैं। युवती एक युवक के साथ आई थी और मारपीट के दौरान युवक युवती को उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्मार्ट सिटी के सुरक्षा गार्ड अपनी महिला साथी को मारपीट के लिए उकसा रहे हैं। स्मार्ट सिटी के सीजीएम डॉक्टर डी वासुदेवन ने कहा कि इस मामले में पूछताछ की जाएगी। सुरक्षा गार्डों को नागरिकों के साथ मारपीट नहीं करनी चाहिए। यही चीज आप लोग नहीं कर सुनिए, यही चीज है, यही ठीक है। उसे क्यों मारोगे? क्या 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 दौड़ोगे? बोलना दोबारा बोलना। आप से बाहर हो रही है भाई, आप क्या ये फोन फेंक के मारो इसका है? फोन रखिए अंकल, फेंक देंगे हम आगे। अभी एक मिनट डांटे हुए हैं, यही सब करने आते हैं करते हैं। छोड़ दे, मारो उसको, मारो। वीडियो बना मार रही है। लक्सा थाना अंतर्गत रामापुरा क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते जमकर मारपीट हुई। लक्सा थाना अंतर्गत रामापुरा क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि अशोक कुमार यादव का मकान रामापुरा में है, जिसमें उनके भाई विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, विवेक कुमार भी रहते हैं, जो कि आए दिन संपत्ति हड़पने को लेकर मारपीट करते हैं। आज भी मामूली बात पर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई और इसके चलते लगभग 5 लोग घायल हो गए। इस बाबत अशोक यादव लक्सा थाने में तहरीर देने पहुंचे। घायलों ने बताया कि दूसरे पक्ष के लोग अपनी ऊंची पहुंच का हवाला देते हुए धमकाते हैं और आए दिन मारपीट करते हैं। वहीं पुलिस घायलों का मेडिकल कराने के बाद मामले की जांच में जुटी हुई है। जाइए लड्डा जी आप। मुकदमा इतना लिखा जा रहा है, 14 बार बुलाएंगे, 15 बार दौड़ाएंगे, तब मुकदमा लिखेंगे। जब तक कुछ चढ़ावा न हो। 2 महीना पहले मैं भी ऐसे हो चुका हूँ। कोई निकलते ही नहीं है, कोई नहीं निकलते हैं, कोई मतलब नहीं। 2 महीना पहले 2 घंटा मैं यहाँ पर बैठा रहा, ये थैला लेके। कोई आदमी नहीं पूछता क्यों बैठे हो, बम है, कोई पूछता नहीं है। खाली इसका खेल है, इसका क्या घटना हुआ? आज हम लोग 1 हफ्ता 1 महीना से नहीं आ रहे, तो आज लोग ये हाल कर दिए। अभी अपना नाम बता दीजिए। अनिल कुमार यादव। अनिल जी, क्या घटना हो, पूरी घटना होता है। पापा जा रहे थे नहाने, तो नीचे से चाची बोलने लगा, खान खान को बुलवा है इससे। पापा बस बोल दिए तो बोलिए कि इससे बोल रहे थे कि मरवाई बात है करके पूरा चाचा लोग सब लोग चढ़े ऊपर, घर में घुस के मारे हम। कौन कौन लोग थे मारने वाले? चाचा विनोद यादव थे, प्रमोद यादव थे, उनके लड़के विवेक यादव, अभिषेक यादव, चाची थी सुनीता यादव, पूजा यादव और बुआ भी थी। तो क्या मामला है? क्या पारिवारिक विवाद है या प्रॉपर्टी? घर हड़पने के चक्कर में है, उनको भगा के हड़पना चाहते हैं। तो आप लोग पुलिस को सूचना दिए इसका? हाँ दिए, अभी तुरंत लेके आ रहे हैं। क्या वही कार्रवाई होता है? अभी तो बोले मेडिकल कराने के लिए। राम गोपाल वर्मा जी आ रहे हैं, विधायक जी बहुत चाहते हैं, विधायक जी से चाचा जी का बहुत
लेन देन है। चाचा जी पैसा वैसा देते हैं, हम लोग को कहते हैं कि तू लोग गोली मरवा दे, तो औकात का हो तो जितना देती ले ले। ये मेरे पिताजी हैं, शुरू से बड़े भाई की तरह हैं, लेकिन कभी उनको कभी कुछ नहीं बोले। हम अकेले हैं, उसी का फ़ायदा उठा के हमको अकेले मारते रहते हैं। हमेशा गली नुक्कड़ में किसी लड़कों 10 लोगों को गिरवा के हमेशा कभी ना कभी गली में अकेले, इसलिए डर के मारे हम बाहर भी नहीं निकलते हैं। उसके बाद आज घर में घुस के भैया को मार रहे थे, नीचे गए, पता चला तो सब हमको आके लपट के मारने लगी। चाची बोतल से मार दी, कपार फट गया। चाचा बाहर डंडा मारे, हाथ कट गया, पूरा पैर में चोट लगा। चाची यहाँ दांत काट ली, यहाँ दांत काट ली है, यहाँ पूरा दांत काट ली है। चाची पूरा पीठ पे मार दी है, पूरा यहाँ सूजा हुआ है। डंडा से मारे, 4-5 लोग मिल के अकेले मार रहे। इससे अच्छा है कि हमको मार के मुआ दे। इतना ही धन संपत्ति का उनको हुए तो मार मुआ दे, नहीं रहेंगे नहीं वो होगा। आखिर में इतना बड़ा सब लोग करता है, योगी जी, मोदी जी, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो परिवार में ही हमारे कोई नहीं है। अब हम लोग तो बाहर ही से लड़ते हैं, यहाँ तो हमारे अपने ही हमारे दुश्मन है। तो पुलिस को सूचना दे दी है? कई बार सूचना देते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं निकलता। विधायक जी सौरभ श्रीवास्तव जी बहुत माननीय हैं, और राम गोपाल वर्मा जी जो कि इनके प्रिय मित्र हैं। गद्दी पे उठना बैठना 24 घंटा रहता है, वो आके मामला को हर बार ठंडा कर देते हैं। कुछ भी नहीं होता, पैसा फेंकते हैं, पैसा के आगे कुछ भी काम नहीं होता। यहाँ रुकेंगे एक छोटे सा ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Varanasi's first largest kids section school, KK Chaturvedi Memorial Society Central Academy. Now our 5th branch at Bhojubir behind Vishal Mega Mart from Bhojubir Crossing. English medium CBSE pattern from PG to class 12. Our main branch, Girjagar branch, 2nd Ramapura branch, 3rd Maheshnagar Lanka, 4th Gurudham branch, 5th Bhojubir Crossing. Our contacts 2403439, 2451900, 2368300, 231106. Our motto, we make your child. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, Chetganj, Varanasi. हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच, ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child.
contacts the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, Gadwa Ghat, Dhanpurwa and Jagatganj, Varanasi. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, latest zoology lab and modern botany lab with dark room experiments, best and senior faculty members जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं. Many extra curriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय, पड़ाव रामनगर रोड, डोमरी रामनगर, वाराणसी. Forms available at City Office, बाल विद्यालय, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी. खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. डर्बी शायर क्लब द्वारा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया गया. डर्बी शायर क्लब वाराणसी के तत्वाधान में गुरुवार को पितरकुंडा त्रिमोहानी के पास अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की पहली पुण्यतिथि के मौके पर दिलीप कुमार के चित्र पर पुष्प अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई. इस दौरान उपस्थित लोगों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए. कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हैदर मौलाई, शकील अहमद, हाजी असलम, अफाक हैदर, राजू खान इत्यादि लोग शामिल रहे. शकील, क्या कर रहे हैं आज हम लोगों ने फिल्म सम्राट, भारत के इतिहास का ये सम्राट कलाकार इधर देखिए दिलीप कुमार साहब की जो है आज हम पहली बरसी आज ही के दिन 7 जुलाई 2021 को 98 साल की अवस्था में इस दुनिया के फ़न की दुनिया को अलविदा कह दिया. आज दिलीप साहब नहीं है लेकिन उनकी यादें, बहुत यादें उनकी है. दिलीप कुमार साहब को बनारस के अंदर ऐसा वक्त आया कि संघर्ष फिल्म की शूटिंग करने के लिए वाराणसी में आए थे वो, और उसके बाद एक बार सन 2000 में आए थे. आज हमारे बीच में दिलीप साहब नहीं है. दिलीप साहब की यादें बहुत ज़्यादा है. दिलीप कुमार साहब की बात मैं एक बात आपको बताता हूँ, लेकिन लिखित नहीं है लेकिन मौखिक ज़रूर है. दिलीप साहब ने जब कारगिल युद्ध चल रहा था 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, और वाजपेयी जी की सरकार में उस वक्त जो है कारगिल में घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी जो है घुसपैठ कर रहे थे, और नवाज शरीफ साहब से उन्होंने कहा, वाजपेयी जी ने, और दिलीप कुमार साहब को भी अपने पास बुलाया था दिल्ली में, क्योंकि उनको निशाने पाकिस्तान दिया गया था. और उनसे कहा गया, दिलीप वाजपेयी जी ने नवाज शरीफ से कहा कि देखिए आपके तरफ से घुसपैठी आ रहे हैं, ये ठीक नहीं है. तो कहें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और ये वो अपना करने लगे. कहीं हमारे बगल में एक आदमी और बैठे हैं, उनसे भी ज़रा आप बात कर लीजिए. तो जब उन्होंने दिलीप कुमार साहब को फ़ोन दिया तो दिलीप कुमार साहब मियाँ कहते रहे कि मियाँ ये क्या कर रहे हो, कम से कम भारत के मुसलमानों का तो ख्याल करो, कम से कम इस देश में मुसलमान हैं उनका तो ख्याल करो, कि कम से कम जो तुम लोग घुसपैठीपना कर रहे हो सारी चीज़ करो. हमारे देश के अंदर मुसलमान हैं वो शर्मिंदा होते हैं ऐसी चीज़ों से. तो दिलीप कुमार साहब एक ऐसी शख्सियत थे. दिलीप कुमार साहब ने अपनी 60 साल की उम्र में 66 फिल्मों में काम किया, और जिसमें 50 फिल्म कम से कम सुपरहिट होगी. दिलीप कुमार साहब को पहला फिल्म फेयर अवार्ड हिंदुस्तान का मिला ऐतिहासिक, और उनको हिंदुस्तान का अनेक अवार्ड जो देश का सम्मान होता वो सारा मिला. आज हम सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम उनको मरणोपरांत उनकी जो बेगम है और सारा बानो जी को जो है मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाए. नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा एक व्यापारी का सामान जब्त करने के विरोध में व्यापारियों ने धरना दिया.
नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा एक व्यापारी की फूड पैकिंग प्लास्टिक को प्रतिबंधित बनाकर जब्त कर लिया गया था, जिसका विरोध वाराणसी के व्यापारियों द्वारा किया गया और व्यापारियों ने वाराणसी व्यापार मंडल अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में नगर निगम परिसर में ही धरने पर बैठ गए, जिसमें मुख्य रूप से युवा अध्यक्ष संजय गुप्ता, जैन निहलानी, मनीष गुप्ता, सुनीता सोनी आदि व्यापारीगण सम्मिलित रहे। नगर निगम में किस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? नगर निगम का जो परिवर्तन दल है वो आज जगह जगह व्यापारियों के माल को रोक रहा था, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे सब कोई आए थे ये समझने कि आप 19 चीज़ों में जो चीज़ें हैं उसके अलावा क्यों रोक रहे हैं। तो उनका कहना था कि ये सारी चीज़ पहले के हैं, जबकि हम लोगों ने देखा ऐसा नहीं नज़र आ रहा था। तो वही चीज़ों की वार्ता किया गया और यह कहा गया कि आप इसको तब तक मत रोकिए जब तक हम लोग आपके नगर आयोग से बैठक नहीं कर लेते, प्रदूषण विभाग से बैठक नहीं कर लेते। तो लगभग उम्मीद है 11 या 12 को हम लोग की बैठक मारवाड़ी युवक संघ में समय मिलेगा तो होगी। 200-300 व्यापारी हम लोग रहेंगे और सारे नियमों को पूरी तरह से कहेंगे आप बताइए, जागरूकता अभियान चलाइए, अवेयरनेस करिए और जिनके पास माल बचा है अगर वो बैंड है तो उनको छूट दीजिए कि इतने दिन में आपको ख़त्म करना है। तो हाल में जो लगातार जो नगर निगम प्रवर्तन दल प्लास्टिक का जो चल रहा है अभियान, तो क्या लगता है ये कोई अभियान क्या है? भाई हम लोगों के पास जो नियम मालूम है केवल कैरी बैग का मालूम है, प्लास्टिक का नहीं मालूम है। अगर प्लास्टिक का है, पैकिंग मटेरियल का नहीं है तो ये बताया है तो किस जियो में लिखा है क्या है उसको स्पष्ट करें। अब फिर जो चीज़ लागू होगी पूरे इंडिया में ना होगी कि खाली बनारस में होगी और खाली कुटीर उद्यमियों की होगी और मिडिल क्लास की होगी। बड़े लोग क्या करेंगे? बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ मल्टीनेशनल अरबों रुपए की फैक्ट्रियाँ उनके भी जाए जो माइक्रोन से नीचे काम कर रहे हैं। मतलब छोटे व्यापारी के पास जा रहे हैं, इनकी टीम और बड़े व्यापारी तक नहीं जा रही, तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि जो गलत नियम हो वो लागू नहीं होना चाहिए और नियम तभी लागू होना चाहिए जब पूरी जानकारी दे दी जाए व्यापारियों को और ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर न जाए। मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए ये कुटीर उद्योगों को, कुटीर व्यापारियों को, मिडिल क्लास को बर्बाद न करें। वाराणसी में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के सब रीजनल सेंटर का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री हासिल करने की चाह रखने वाले युवाओं को अब बनारस में बीएचयू के अलावा एक और प्लेटफॉर्म मिल सकेगा। यही नहीं, उन्हें अब बनारस में रहकर ही केंद्रीय विश्वविद्यालय की डिग्री मिल सकेगी। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद ने बनारस में अपना सब रीजनल सेंटर खोला है। पीडब्ल्यूडी कॉलोनी के पीछे विश्वविद्यालय के सब रीजनल सेंटर का शुभारंभ हुआ। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सैयद एनुल हसन और आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह व काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी ने सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रोफेसर सैयद एनुल हसन ने बताया कि बनारस जैसे सांस्कृतिक और शैक्षणिक राजधानी के केंद्र में केंद्रीय विश्वविद्यालय का सेंटर खुलने से निश्चित तौर पर युवा वर्ग लाभान्वित होगा। इसके अलावा उर्दू भाषा की उच्चतम शिक्षा भी उन्हें प्राप्त हो सकेगी। इस मौके पर सीआरपीएफ 95वीं बटालियन के कमांडेंट अनिल, वशिष्ठ नारायण सिंह, प्रोफेसर संजय, सेंटर के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद शमसुद्दीन सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है ये हमारा एक सब रीजनल सेंटर है और हमारे पूरे भारत में मेन कैंपस तो हैदराबाद है। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन हमारे बहुत सारे सैटेलाइट कैंपसेस हैं, बहुत सारे रीजनल सेंटर्स हैं और बहुत सारे सब रीजनल सेंटर्स हैं। बनारस एक सब रीजनल सेंटर होगा। हमारे पास दोनों मोड है, रेगुलर मोड की एजुकेशन भी है और डिस्टेंस मोड का भी है। डिस्टेंस के लिए हमारे पास बहुत सारे सेंटर्स हैं, भारत के कोने कोने में सेंटर्स हैं। सर, ये मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट सेक्टर से है कि सरकारी? नहीं, ये सरकारी है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल के ऊपर भी है। ये अकेली नेशनल यूनिवर्सिटी है, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में कहते हैं मानू। और ये पूरे हमारे कोऑपरेशन से चलती है, यानी जो स्टेट के और भी एजुकेशन सेंटर्स हैं या फिर वो लोग के जो इसमें एकेडमिकली इन्वॉल्व होते हैं
अब जैसे दरभंगा कैंपस है, तो वो दरभंगा कैंपस सारे का सारा नीतीश जी का बनवाया हुआ है। इसी तरह से मध्य प्रदेश में जो भोपाल में हमारा कैंपस है, उस भोपाल को जो है वो वहाँ के वो जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने ज़मीन दी हुई है, तो उस पर हमारा बना है। कश्मीर में हम बडगाम में कैंपस बनाने जा रहे हैं, उसके लिए फेंसिंग हमने करवा दी है, वो हमें जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने दिया है। तो हम जहाँ जहाँ सेंटर बनवाते हैं, लखनऊ में हमारा सेंटर है, लखनऊ में हमारा सेटेलाइट कैंपस है, बेंगलोर में हमारा सेटेलाइट कैंपस है, हमारा कलकत्ता में रीजनल सेंटर है, हमारे पास नू जो हरियाणा में है वहाँ मॉडल स्कूल है, तो कहीं पॉलिटेक्निक है, कहीं मॉडल स्कूल है, कहीं पर हमारा सेटेलाइट कैंपस है। ये पूरे भारत में है, साउथ इंडिया में है, वेस्ट में। वाराणसी में ये उद्देश्य है कि यहाँ जो मैंने जैसा कहा कि लखनऊ में हमारा सेंटर है और उसके बाद पटना सेंटर है। लखनऊ और पटना के बीच काफ़ी दूरी हो जाती है। हम चाहते हैं कि इधर के जो बच्चे हैं, पूर्वांचल के और जो वेस्टर्न बिहार के बच्चे हैं, उनको दौड़ना न पड़े, दूर न जाना पड़े, इसलिए हम उन तक पहुंच रहे हैं। ये आउटरीच प्रोग्राम है कि हम उन तक पहुंचेंगे, उनका एग्ज़ाम वगैरह सब हम बनारस में या उनके कॉलेजेस में, आजमगढ़, बलिया, बस्ती, इधर जौनपुर, मिर्ज़ापुर, देवरिया, इन सब में इंतज़ाम करेंगे, उनकी पढ़ाई का भी और उनके एग्जामिनेशन का भी। दरअसल मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरे हिंदुस्तान में अपने अलग अलग सेंटर कायम करते हुए तालीम देती है। यहाँ पे बनारस के पूरे पूर्वांचल में कभी तक कोई सेंटर नहीं था, क्योंकि वभी के मौजूदा वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद अब्दुल हसन साहब है, उनका ये था कि बनारस जैसी जगह में भी हमें तालीम उससे रोशनास करना है, यहाँ के लोगों को तालीम पहुँचानी है। इस हैसियत से यहाँ पे इलाकाई हैसियत से ये सब रीजनल सेंटर जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का उसका क़याम अमल में आया। इसमें फासलाती तालीम या डिस्टेंस मोड में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल कर सकेंगे। BA, MA, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, हिस्ट्री, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आसानी से बच्चे कर सकते हैं। जो वाइस चांसलर साहब का ख़ास कर ये ख्वाब है कि जो बच्चे या बच्चियाँ उर्दू पढ़ना चाहती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, उन तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। आप जो आगे संभालने के लिए कमान मिली, उसके लिए क्या करना चाहिए? मेरी कोशिश यही होगी कि वो एरिया, उस जगह के लोग जो नहीं आ सकते हैं उन तक जाएँ, उन्हें हम बताएं कि मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी क्या करती है, क्या कोर्सेज कराती है, कम फीस पे कराती है, आपको जाना भी नहीं पड़ेगा। मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि हम उनके घर तक जा कर के उनको मोटिवेट करें, ताकि हमारे हिंदुस्तान का जो तालीमी सतह है वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ सके और हिंदुस्तान की तरक्की में हम एक कंट्रीब्यूशन दे सकें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू जो कितने उत्तर प्रदेश में कितने कहाँ पे? अभी तकरीबन हमारे 14वां सेंटर है। हमारे सेंटर की बात की है तो कलकत्ता में लखनऊ सेंटर हमारा है, कलकत्ता सेंटर है, कश्मीर है, हर पूरे मुल्क की बात करें तो 13 सेंटर ऑलरेडी है। वाराणसी में ये पहला है कि जो सेंटर यहाँ पे कायम हुआ है पूर्वांचल के हैसियत से। आज मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहाँ डुअल मोड पढ़ाई होती है, डिस्टेंस और रेगुलर दोनों की, उर्दू ज़रिए तालीम, उर्दू माध्यम के ज़रिए। यहाँ पर आज बनारस में एक इसका सब रीजनल सेंटर उप क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ खोला गया है, जिसका उद्घाटन आज यहाँ पे हुआ है। वाइस चांसलर प्रोफेसर अब्दुल हसन साहब ने आज इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पे बहुत सारे हमारे बनारस शहर के और बनारस के बाहर के तमाम विद्वानगण यहाँ मौजूद रहे। इस सेंटर के ज़रिए पूर्वांचल के कई सारे ज़िले, साथ ही साथ बिहार और मध्य प्रदेश के ज़िलों तक में मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत जो कोर्सेज कराए जाते हैं उसकी पढ़ाई यहाँ हुआ करेगी। तो वाराणसी में नहीं था, वाराणसी में ओपनिंग कर रहे हैं आप लोग, तो इससे बच्चों को क्या? इससे खास तौर से उन बच्चों को जो उर्दू मीडियम पढ़े हैं या मदरसे के तालिब इल्म में, मदरसों से पढ़ाई जिन्होंने करी है, उनको एक मौका मिलेगा कि अपनी पढ़ाई को दोबारा चालू कर सकें, पढ़ाई को आगे बढ़ा सकें और इस देश की उन्नति में अपना योगदान दे सकें। आज कई सारे हमारे आज मेहमानों ने आज हिस्सा लिया। खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूँगा प्रोफेसर TN सिंह साहब आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के पूर्व वाइस चांसलर हैं और अभी मौजूदा समय में IIT पटना के डायरेक्टर हैं। उनके साथ साथ काशी हिंदू विश्वविद्यालय,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, बनारस के कई सारे जो बड़े मदरसों और कॉलेज के तमाम विद्वानगण आज मौजूद हैं। सीआरपीएफ के कमांडेंट, प्रशासनिक अधिकारी, शिक्षक, टीचर्स और स्टूडेंट आज यहाँ जमा हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में संगोष्ठी एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समिति कक्ष में राष्ट्र के उत्थान में प्रबुद्ध जन की भूमिका विषयक संगोष्ठी एवं अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय उपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुल सचिव, कुलानुशासक और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर संजय सिंह गौतम ने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रबुद्ध जन काशी के कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान देने वाले लोगों में गीतकार कन्हैया दुबे, डॉक्टर आनंद सिंह, अनु प्रथमेश पांडे, डॉक्टर अमलेश शुक्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण त्रिपाठी, मुन्ना राय का सम्मान अंगवस्त्रम माल्यार्पण से किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि प्रबुद्ध कौन है, इसके लिए सिर्फ मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव को आत्मसात करना चाहिए और ऐसे ही लोग हमें प्रबुद्ध बनाते हैं। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना, शिक्षा को संस्कार से जोड़ना और शिक्षा को तकनीक से जोड़ना, यानी प्राचीनता और नवीनता, आधुनिकता में समावेशित कर नई शिक्षा नीति तैयार की गई है। क्योंकि अब तक जो शिक्षा थी हमारी, वो प्राचीनता से हमको काटे हुई थी, हमारे अतीत से, हमारे संस्कारों से काटी हुई थी। तो अब शिक्षा नीति का मूल बिंदु यह है, इसकी परिधि में ही सब कार्यक्रम, सब नीति, सब योजनाएं बनेंगी और इसी उद्देश्य से पूरे देश के शिक्षाविदों को एकत्रित किया गया है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो उनको बताएं और क्या और उनकी सलाह हो सकती है, क्योंकि विद्वानों की सलाह से उसमें हम और क्या अच्छा ला सकते हैं, इसके लिए सम्मेलन है। थैंक यू। महादेव पीजी कॉलेज में वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ। चिरईगांव बरियासनपुर स्थित महादेव पीजी कॉलेज में वृहद वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान आम, बेल, जामुन समेत तमाम प्रजाति के 200 से अधिक पौधे का रोपण हुआ। इस दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए कॉलेज के प्रबंधक अजय सिंह ने कहा कि आज शहर से गांव तक पेड़ गायब हो चुके हैं, जबकि कंक्रीट के जंगल तेजी से उग रहे हैं। यही कारण है कि मौसम में अप्रत्याशित बदलाव आया है। बढ़ते तापमान के कारण हिमालय के ग्लेशियर में भी तेजी से पिघलाव हो रहा है। बीते दिनों आई भीषण कोरोना महामारी में ऑक्सीजन का असली महत्व सबको समझ आ गया। ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधे से ही मिलते हैं। हम सभी को पेड़ लगाने के साथ उसकी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखना होगा। इस दौरान डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर मारुति नंदन मिश्र, डॉक्टर लोकनाथ पांडे, डॉक्टर मोहन सिंह आदि मौजूद रहे। आज कॉलेज परिसर एवं कॉलेज परिसर के खेल ग्राउंड में लगभग 200 पौधों का पौधारोपण किया गया। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री का काशीवासियों ने किया जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री ने विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के साथ ही कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन व शिलान्यास। नमो घाट पर एक युवती और महिला सुरक्षा गार्ड में जमकर हुई मारपीट। लक्सा थाना अंतर्गत रामापुरा क्षेत्र में संपत्ति विवाद के चलते हुई मारपीट। और डर्बी शायर क्लब द्वारा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें किया गया नमन। तो थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।